प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सेविका, सबको प्रणाम। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर 1726वां कार्यक्रम है। 5वीं वर्ष की 316 शाम सबरंग का यह क्रम अनवरत रूप से जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने डॉक्टर कालाकोटी जी को कल के भाग में सुना था और आज इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पर्यावरण और गंगा और हमारी नदियां, इस विषय पर केंद्रित व्याख्याता के रूप में हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहनी जी, जो गरुड़ बागेश्वर के मूल इस गांव से मैं दरसानी में रहता हूं, आपके हमारे बगल की गांव भेटा से आप जुड़े हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपका चरण वंदन है, नमन करता हूं। और कमांडर साहब जुड़े हैं आमोद के चौधरी जी। आप चिन्मय एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंध समिति के निदेशक के तौर पर भी इस पटल पर आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके साथ ही जुड़े हैं आदरणीय मेजर जनरल विनोद कुमार भट्ट जी। बहुत बहुत चरण वंदन, नमन करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। और परम आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति इस पटल पर है। बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन करता हूँ। और हमारे इस पटल पर अभी डॉक्टर BS कालाकोटी जी जुड़े हैं, हल्द्वानी से, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वनस्पति शास्त्री हैं और हमारे इस पटल पर नियमित रूप से कई कार्यक्रम का संचालन कर आशीर्वाद देते हैं। उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद जिलवान जी भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमें जिनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, चंद्रशेखर लोहनी जी पूना से इस पटल पर आप जुड़े हैं और आपकी कृपा से ही आज ये कार्यक्रम बहुत सुंदर होने जा रहा है। और आप सुंदर लेखन भी कर रहे हैं, साहित्य की सेवा के साथ साथ हम सबका मार्गदर्शन भी करते हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। और लोग भी इस कार्यक्रम में आज जुड़ते रहेंगे। आइए मैं संक्षिप्त परिचय के रूप में सभी श्रोताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आज के जो हमारे व्याख्याता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहनी जी, जो कि M.Tech स्वर्ण पदक लब्धता उनकी है। सेना की इंजीनियरिंग कोर में वर्ष 1972 में आपने कमीशन प्राप्त किया और सैन्य गतिविधियों के साथ पर्वतारोहण में आप संलग्न रहे। उस समय हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में आप प्रशिक्षक भी रहे। 1983 में अंटार्कटिका में विपरीत प्राकृतिक परिस्थिति में भारत के पहले केंद्र दक्षिण गंगोत्री का निर्माण रिकॉर्ड समय में करने वाले सैन्य दल के आप उपनायक रहे। आपको वीरता पदक, सेना मेडल से सम्मानित किया गया और 1987 में भारत के दूसरे स्टेशन मैत्री के निर्माण के लिए आप फिर अंटार्कटिका गए। और मूलतः आप, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के भेटा ग्राम से आपका संबंध रहा है, आपका जन्म यहीं हुआ है। और सेना से निवृत्त होने के उपरांत आप वर्तमान में अतुल्य गंगा ट्रस्ट के माध्यम से भारत की नदियाँ, प्रमुखतः गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास में संलग्न हैं। और 2020-21 में कोविड के दौरान गंगा माता की 5000 किलोमीटर से अधिक की परिक्रमा आप पैदल कर चुके हैं। 2022 में आपने गंगोत्री से गंगा सागर तक का 2800 किलोमीटर और 2023 में यमुनोत्री से आगरा का 800 किलोमीटर तथा 2025 में उत्तरकाशी से महाकुंभ का 1200 किलोमीटर साइक्लोथीन किया है। साइक्लोथोन आपने ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आपकी उपस्थिति इस पटल पर बनी हुई है। और अतुल्य गंगा हर वर्ष गंगा यात्रा के साथ वृक्षारोपण करती है। आपकी सहयोगी संस्था ग्रीन इंडिया फाउंडेशन प्रयागराज में वेस्टलैंड में 36 लाख पेड़ लगा चुकी है। और 2025 में अतुल्य गंगा ने हापुड़ में सेना के शहीदों की स्मृति में हापुड़ में शहीद स्मृति गंगा उपवन की स्थापना की। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में आपके द्वारा रथ संचालित अतुल्य गंगा ट्रस्ट को भी सम्मिलित किया गया।
अतुल्य गंगा 2021 से प्रतिवर्ष गंगा के पानी का प्रदूषण मापन करते हैं। इसमें अब माइक्रो पॉलिटिक की जांच भी शामिल कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमलोनी जी को भारतीय सेनाध्यक्ष ने 2024 में वेटरन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके द्वारा, और 2025 में सेंट्रल आर्मी कमांडर ने फिर उन्हें इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। इस महान विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद इस पटल को मिल रहा है, इसलिए हम सब लोग गौरवान्वित हैं। और इसी क्रम में आगे कमांडर आमोद के चौधरी साहब जो सेवानिवृत्त हैं, मुख्य कार्याधिकारी अधिकारी अतुल्य गंगा देहरादून से हैं। आप उत्तराखंड निवासी 65 वर्षीय नौसेना वयोवृद्ध कमांडर आमोद के चौधरी 4 दशकों से अधिक के विशिष्ट सैन्य एवं नेतृत्व अनुभव के साथ अतुल्य गंगा का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सैनिक स्कूल तथा नेशनल डिफेंस अकेडमी के पूर्व छात्र रहे हैं और भारतीय नौसेना में अपने गौरवपूर्ण सेवा काल के दौरान अपने ऑपरेशन पवन श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस तथा यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन सोमालिया जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में प्रतिभाग किया है। वर्ष 1991 में आपने भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ है आपको। और नौसेना सेवा के दौरान आपने युद्धपोत के मुख्य अभियंता, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक वायु स्टेशन के मुख्य अभियंता तथा नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में संयुक्त निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर कार्य कर इन पदों को सुशोभित किया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपने विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं, जिनमें एक प्रमुख कॉर्पोरेट समूह के उत्तरी क्षेत्र प्रमुख, एक अग्रणी फ्रांसीसी सहयोगी कंपनी के महाप्रबंधक, टाटा समूह के एक प्रतिष्ठित डीलरशिप के उपाध्यक्ष तथा उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के महाप्रबंधक आदि शामिल हैं। आपने वंचित तथा जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए भी व्यापक कार्य किया है तथा आप चिन्मय एजुकेशन सोसाइटी की प्रबंधक समिति के सदस्य भी हैं। अतुल्य गंगा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आप उत्कृष्ट नेतृत्व, दूरदर्शी सोच तथा पर्यावरण तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को लेकर आए हैं। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। इन विभूति को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत चरण वंदन है। और अगले क्रम में मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ मेजर जनरल B.K. भट्ट जी का, जो सेवानिवृत्त हैं नौकायन सेलिंग से। मेजर जनरल विनोद कुमार भट्ट जी भारतीय सेना के 2 स्टार मेजर जनरल रैंक के वयोवृद्ध अधिकारी हैं। आपने लगभग 40 वर्ष तक भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेवा प्रदान की। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने 5 वर्ष तक पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। आप नौकायन सेलिंग, रोइंग, पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते रहे हैं। आपने राष्ट्रीय याचिंग नौकायन चैंपियनशिप में 1975, 1983 तथा 2002 में प्रतिभाग किया है। आपने 19-20 अप्रैल 2017 को याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जूरी संगोष्ठी में प्रतिभाग किया और जुलाई 2017 में हैदराबाद में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं चैंपियनशिप के दौरान आप विरोधी समिति, प्रोटेस्ट कमेटी तथा जूरी सदस्य भी रहे। आपने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से पर्यावरण प्रबंधन में स्नातक किया। इसके अतिरिक्त आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से विद्युत अभियांत्रिकी तथा पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधियां हैं। आप एक योग्य मनोवैज्ञानिक भी हैं तथा 1982 और 1986 के एशियाई खेलों के लिए भारत के प्रथम रोइंग कोच रहे हैं। युवा में नेतृत्व क्षमता का विकास करना आपकी विशेष रुचि है और प्रदूषण मानचित्रण, पॉल्यूशन मैपिंग प्रकोष्ठ मेजर जनरल विनोद भट्ट जी अतुल्य गंगा के प्रदूषण मानचित्रण, पॉल्यूशन मैपिंग प्रकोष्ठ का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस क्षेत्र में संस्था के प्रमुख सहयोगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल तथा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैं।
इनके सहयोग से प्रदूषण की निगरानी, विश्लेषण और वैज्ञानिक मानचित्रण का कार्य किया जा रहा है। अगली विभूति को मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति इस पटल पर बनी है। और अगले क्रम में आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप रिटायर गजेटेड ऑफिसर हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की। फोटोग्राफी, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, प्रेसिडेंट आरोही एडवेंचर क्लब, प्रेसिडेंट फोटोविजन क्लब बरेली। 1977 से कोर ऑफ इंजीनियरिंग के पर्वतारोहण गतिविधि से आपका जुड़ाव रहा है और आपकी रुचि रही है, और लगभग हर अभियान में भाग आपने लिया है और शिखर तक उस उद्देश्य को पहुंचाया भी, और आज तक भी आपका जुड़ाव निरंतर रूप से है। तो इसी क्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहनी जी एवं कर्नल मनोज केशवर जी के साथ मिलकर सैन्य दिग्गजों का अतुल्य गंगा ट्रस्ट बना करके उसी में आप व्यस्त हैं। और आदरणीय कमांडर आमोद की चौधरी सेवानिवृत्त जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल्य गंगा के हैं, और कमांडर आमोद के चौधरी देहरादून उत्तराखंड के मैं पहले उनका परिचय दे चुका हूँ। तो आप भी 65 वर्षीय नौसेना अनुभव रखते हैं और अतुल्य गंगा में 4 दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा और नेतृत्व का अनुभव लेकर इस पटल पर आज हैं। और इसी के साथ ही सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। भारतीय नौसेना के सम्मान के साथ आपने सेवा की है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव जैसे प्रमुख अभियानों और संयुक्त राष्ट्र मिशन सोमालिया, यूनोसोम में आपने प्रतिभाग किया है। 91 में आपने भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कर दुर्लभ गौरव को प्राप्त किया है। और इसके साथ ही आपने नौसेना कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर कार्य किया है, जिनमें एक युद्धपोत के मुख्य अभियंता, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नौसेना हवाई अड्डे के मुख्य अभियंता और नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के पद को आपने सुशोभित किया है। और सेवानिवृत्ति के बाद आपने कमांडर चौधरी के एक प्रमुख कॉर्पोरेट समूह के क्षेत्रीय प्रमुख उत्तरी क्षेत्र और अग्रणी फ्रांसीसी सहयोगी कंपनी महाप्रबंधक, एक प्रसिद्ध टाटा डीलरशिप के उपाध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक बोर्ड के महाप्रबंधक के रूप में अपना योगदान जारी रखा है। इस तरह से आपने वंचित बच्चों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, यह चिन्मया एजुकेशन सोसाइटी के रूप में ये बहुत ही महनी स्तुत्य कार्य है। और अतुल्य गंगा के सीईओ के रूप में भी आप अतुलनीय नेतृत्व कर रहे हैं, और रणनीतिक दृष्टि और पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी जो गहरी प्रतिबद्धता है, यह हम सब के लिए गौरव प्रदान करती है। और समाज को निरंतरता एक इसके हितों को लेकर के निस्वार्थ रूप से आप समाज की सेवा को कर रहे हैं, तो आप हम सब के लिए ये प्रेरणादायी हैं। और आज मोहन कीर्ति पटल पर आप सभी विभूतियों को मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बिना समय गंवाए मैं आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहनी जी को आमंत्रित करता हूँ अपने आशीर्वाद देने के लिए इस पटल पर, और आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि आपकी बहुत ही व्यापक अनुभव है सामाजिक दृष्टिकोण में भी, और हमारे इस देश की रक्षा सुरक्षा इसके विकास में कई आपके अनुभव जुड़े हुए हैं। तो आप कृतार्थ करेंगे हम सबको आशीर्वाद दे करके। मैं आपको नमन करते हुए स्वागत करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, जुड़े हुए सभी पटल पर सभी लोगों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, जय। जी, और इस पटल पे जितने व्यक्ति हैं उन सबको सादर प्रणाम। काफी विस्तृत जानकारी दी गई है, इसको सबका ध्यानाकर्षण बना रहे, इसलिए इसकी बात को हम आगे एक कहानी की तरह से कहेंगे। पहली चीज तो हम मोहन कीर्ति पटल के आभारी हैं कि अपने 1726वें भाग में अतुल्य गंगा के सदस्यों को उन्होंने आमंत्रित किया। हमारे लिए, और आप तो सब उत्तराखंड से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है
अतुल्य गंगा हमेशा ये चाहेगा कि स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। अब इस बात को हम आगे लेके चलते हैं, जैसे हमने बोला, जिससे इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहले गंगा की व्यथाएं क्या है? गंगा की 3 मुख्य व्यथाएं। एक तो गंगा अविरल नहीं है। ये सोचना कि गंगा गंगोत्री से गंगा सागर बहती है, आज के दिन में सत्य नहीं है। गंगा सिर्फ और सिर्फ गंगोत्री से कानपुर तक बहती है। उसमें 3 बांध बना के उसका पूरा पानी निकाल लिया गया है। वो बांध बने हैं हरिद्वार में, बिजनौर में और नरोरा में। कानपुर में बराज, बांध में और बराज में फर्क क्या होता है कि बराज के आगे पानी नहीं जाता है। कानपुर के बराज के बाद जो पानी जाता है वो वर्षा का पानी होता है, आप और हमारा मलमूत्र होता है, सुएज ऑफ पीपल लिविंग इन गंगा बेसिन। दूसरा जो उसकी व्यथा है वो प्रदूषण की है। गंगा में जो प्रदूषण है, जिसके बारे में से जानकारी जनरल भट्ट देंगे, उसमें 85% ह्यूमन सुएज है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जो हम हिंदू अपने उसको माँ कहते हैं, उसमें अपना मल का विसर्जन करते हैं और हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। जो तीसरी व्यथा उसकी है, गंगा की वो आज नग्न पड़ी हुई है। भारत का वेजिटेशन कवर 26% है। गंगा बेसिन जिसमें भारत के 40% लोग रहते हैं, उसका वेजिटेशन कवर 2.5% है। गंगा लुप्त हो रही है। गंगा बेसिन के आसपास 50 करोड़ जो लोग रहते हैं, ये हमारे पुराणों में लिखा गया कि कलयुग में गंगा चली जाएगी। जिस दिन गंगा गई उस दिन विश्व का सबसे बड़ा मानव पलायन होगा। क्या तो ये व्यथाएं हैं। अब अतुल्य गंगा इसमें क्या करता है? 2019 से हम 3 पटलों पे काम करते हैं। एक तो हम जनसंपर्क करने को चेष्टा करते हैं, जिसके लिए हर साल हम गंगा के तट पे जाते हैं, जिसका विवरण आपको मिल चुका है। कोई भी पर्यावरण की प्रॉब्लम को सरकार अकेले नहीं कर सकती जब तक जन आक्रोश और जन भागीदारी साथ नहीं हो। इसीलिए हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हुए हर साल गंगा के किनारे जाते हैं। दूसरा हमारा है सबसे बड़ा जो पिलर है वो है प्रदूषण मापन का, कि गंगा में प्रदूषण क्या है, किस तरह का है और वो गंगा में कौन कौन सी जगह अच्छी है, कौन कौन सी जगह खराब है और उसमें आगे क्या हो रहा है, ये जनरल भट्ट बताएंगे। तीसरा जो हम काम करते हैं वो हम वृक्षारोपण का काम करते हैं। जब भी हम जाते हैं वो आप करते हैं, हम वहां पर पेड़ लगाते हैं, बच्चों को उनका अभिभावक बनाते हैं। जो हमने किया है मैं उस पर आगे ज्यादा नहीं जा रहा हूं। तो ये हमारे 3 मुख्य पिलर हैं और जो आज की वार्ता हम करेंगे, हम इस प्रकार करेंगे। मैं ये लूंगा कि ये ये अतुल्य गंगा ट्रस्ट स्थापित कैसे हुआ। सन 1986 में एक गोपाल बाबा जो गोमुख के पास लाल बाबा आश्रम में रहते थे, वो गंगा की मुंडमाल परिक्रमा करना चाहते थे। मुंडमाल परिक्रमा मतलब आप गंगा को कहीं क्रॉस नहीं करते, सिर्फ उद्गम पे और विसर्जन पे क्रॉस करते हैं। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां से आसानी से जाया जा सके। गोपाल शर्मा जो हमारे गुरुजी हैं, जो आज 84 साल उम्र पार कर चुके हैं, ये बहुत ही फेमस माउंटेनियर हैं। उन्होंने इनकी मदद मांगी। उन्होंने गोपाल बाबा को 26 दिन में गोमुख से हरिद्वार तक पहुंचा दिया। उसके बाद वो अपने काम पे चले गए, गोपाल बाबा अपने काम पे चले गए। बिहार में गोपाल बाबा की
परिक्रमा रुक गई क्योंकि उनको गुंडे मिले, गुंडों ने उनको मारा, वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली वो दूसरे तट पे पाए गए। तो तब से गोपाल शर्मा जी का ये ड्रीम था कि हम एक बार गंगा परिक्रमा करेंगे। तो अंदर 2015 से काम शुरू करके हमने 2020 में ये हम डिसाइड हमने कर लिया, जब कोविड चल रहा था हम गंगा परिक्रमा करेंगे। वहां अतुल्य गंगा की स्थापना हुई। फिर हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमारे साथ जनरल विनोद भट्ट जुड़े। देखिए, हम जो एक अभूतपूर्व कार्य हमने किया, 5530 किलोमीटर हम पैदल चले। भारत की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये पहली परिक्रमा गंगा की पैदल चल के करी गई है, वैदिक काल की बात। लेकिन खाली ये परिक्रमा करने से क्या होता है? ये एक जनरल भट्ट एक पॉल्यूशन एक्सपर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने काम किया है। इन्होंने मूला मुद्दा पे काम किया है। 1993 में ये नंदा देवी बेसिन से गार्बेज उठा के लाए थे, एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन। इन्होंने पॉल्यूशन मैपर की बागडोर संभाली है और उसके बाद में अभी हमारे संचालन के लिए आमोद जी आए हैं। यहाँ पर मैं अपनी छोटी सी बात खत्म करता हूँ। अब मैं गोपाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने 2 शब्द कहें कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से चल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। मैं कैसे जुड़ा? पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमें भी बुलाया। अभी तक हमारा इससे पहले आपका कोई परिचय नहीं था और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके संस्था से हमारा परिचय हो रहा है और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। तो मेरा परिचय आपने दे दिया और हमने भी शुरुआत कैसे हुई ये बता दिया। मेरा परिचय जो है, पर्सनल नाम है मेरा गोपाल शर्मा और जैसे भी मैं बताया होगा उसमें कोरफ इंजीनियर में काम करता था। 2003 में रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद से हम लगातार सोचते रहते कुछ ना कुछ करेंगे, समाज के लिए करेंगे, पर्यावरण के लिए करेंगे और यथासंभव शेष जीवन उसी में लगाएंगे और उन लोगों को जोड़ेंगे जो हमारी तरह हैं और जुड़ना चाहते हैं। उनसे शपथ लेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो कम से कम 11 साल के लिए जुड़ो, फिर आप हमारी अतुल्य गंगा संस्था में आओ। अतुल्य गंगा संस्था की स्थापना के लिए मैं और हेम और बाद में कर्नल मनोज केशवर कई साल लगे रहे। सन 14-15 से हम लोग लगे और 19 में जाके हम लोग अतुल्य गंगा संस्था स्थापित कर पाए और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हम लोगों ने कराया। इसी समय हमने सोचा था कि गंगा की परिक्रमा भी करेंगे। मेरे मन में गंगा की परिक्रमा का क्यों आया था? गंगा की परिक्रमा हम पर्यावरण के लिए करेंगे ये तो ठीक। हेम ने बताया आपको कि भारत की 40% आबादी गंगा के किनारे रहती है। गंगा का मतलब, जब मैं गंगा कहता हूँ, गंगा और उसमें मिलने वाली सब नदियों के बेसन को मिला के जो जगह बनती है वही गंगा है और उसमें भारत की 40% लगभग 50 करोड़ आबादी रहती है। और वो आबादी अगर पलायन के निकट पहुंच रही है तो अब हम पर्यावरण के लिए या गंगा के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, मानवता के जीवन के लिए। हमारी आने वाली संतान कैसे जिंदा रहेंगी जब पानी की कमी हो जाएगी। इस भावना के साथ हम इस संस्था के साथ जुड़े हैं और इस संस्था का निर्माण किया है। इसके लिए आशीर्वाद मिला था हमें, जैसा हेम ने बताया, एक गोपाल बाबा थे, हमारे मित्र हैं, वो आज भी हैं। हमें लगा कि कैसे होगा, फिर हम उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने एक बहुत बात की कि वही मैं परिक्रमा मेरी पूरी नहीं हुई, एक गोपाल से और दूसरे गोपाल और हेम मिलके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है
और शुभ कार्य है, आप इस करोगे तो जरूर होगा। और उन्होंने एक चौपाई भी कही कि जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, और आशीर्वाद दिया कि आप जाओ और सफल हो गए। वो दूसरी बात है, वो हमारे साथ उस परिक्रमा में कहीं आ नहीं पाए, उनकी अपनी समस्याएं रही होंगी। फिर हमने ये, जैसा कि हेम ने बताया, 5530 किलोमीटर की परिक्रमा 190 दिन में लगातार चल के की। इसकी कहानी ये है कि ये बड़ी परिक्रमा होगी कैसे। हमने अपने एक मित्र जो कोरफ इसमें मेडिकल कोर में जनरल साहब रहे, रिटायर हो गए थे, अब तो वो समाज इसमें नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया। मैंने उनसे राय ली, वो स्पोर्ट डॉक्टर हैं और विदेश के लोगों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे पूना, बड़ा नाम था उनका, हमारे मित्र भी थे। तो हमने जब उस परिक्रमा के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा, शर्मा जी ये परिक्रमा संभव है, 190 दिन लोगों को चलाने की बात कर रहे हो, 10-20 दिन से लेके महीने या 1.5 महीने 2 महीने कोई चल भी गया तो चल गया, ये परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं हो सकती आपकी। तो मैंने कहा करना तो हमें है, अब आप हमारे मित्र हो, हमसे जुड़े हो, तो बताओ कैसे करेंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं 5-6 महीने की ट्रेनिंग दूंगा इनके लिए, उस ट्रेनिंग में जो सफल होंगे उनको ले जाना आप, तब गंगा परिक्रमा सफल होने की संभावना है। उन्होंने वो ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया और हर सैटरडे को वो उस ट्रेनिंग शेड्यूल पे लोगों से बात करते थे और बताते थे कैसा किया कितना किया है, कैसा किया है। वो बताते थे कि आप जब शुरू चलोगे, रोज प्रैक्टिस बताते थे कि आज कितना चलोगे, दूसरे दिन कितना चलोगे, अगले हफ्ते कितना चलोगे, उससे अगले हफ्ते कितना चलोगे, और एक दिन रेस्ट भी करोगे वीक में। फिर वो सैटरडे को सबको देखते थे कि चलते समय उनका हार्ट बीट कितना था और जब रुके तब कितना था और अंत में किया तब कितना हार्ट बीट था, उस हिसाब से वो फिटनेस उनकी चुनते थे। और उन्होंने अंत में कहा कि 6 लोग मैं बता रहा हूं, इनमें से 6 लोग कंप्लीट परिक्रमा करने में सक्षम हैं। बाकी आप परिक्रमा ऐसे करो कि लोगों को ले जाओ और जितने किलोमीटर चलते हैं चलें, उसके बाद दूसरे लोग आए, तीसरे लोग आए, और इसमें आपके हजारों लोग जुड़ेंगे, जुड़े भी। वो परिक्रमा हमने शुरू की और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अंत में 190 दिन के बाद जिन 2 लोगों ने, जिनने जब परिक्रमा पूर्ण हुई तो सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने परिक्रमा संपूर्ण की बिना रुके 190 दिन। और ये बात भी लोग कहेंगे कि भाई परिक्रमा पूरी कहाँ हुई, सब लोग नहीं गए, तो नहीं। हम जब पर्वतारोहण अभियान में जाते, मैं बेसिकली पर्वतारोही हूँ, तो हमारी टीम में 20 हो या 25 हो या 10 हो, एक भी पर्वतारोही अगर समिट तक पहुंच जाता है तो हमारी अभियान सफल माना जाता है। तो हमारी गंगा परिक्रमा में 2 लोगों ने पूरे समय परिक्रमा की और ये अद्वितीय था और ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं है। ये हमारा गंगा परिक्रमा का ये हुआ। उस दिन से लगातार हम लोग जुड़ते रहे हैं और इसमें काम करते रहे हैं। ये भी तय है कि हम हर वर्ष गंगा किनारे जरूर जाते हैं। गंगा, जैसा मैंने कहा, गंगा किनारे जाएं कि यमुना के किनारे जाएं कि दूसरी नदी के किनारे जाएं, उद्देश्य वही है कि गंगा का प्रदूषण का मतलब है सारी नदियों का प्रदूषण, उन पे चिंता रखना, उन पे बात करना और उनके लिए काम करना। पेड़ लगाना भी हर साल पेड़ लगाना भी होता है, क्योंकि बगैर तीन उन्होंने, हेम ने जो 3 पॉइंट बताए हैं, पेड़ लगाना, गंगा के किनारे जाना और लोगों में जागृति फैलाना, ये 3 काम हम इसमें कर रहे हैं और अगले 11 सालों तक करते रहेंगे यथासंभव। जितने लोग जुड़ेंगे बहुत अच्छी बात है और हम सोचेंगे कि आने वाली पीढ़ी को अगर हम स्वच्छ जल दे पाए और स्वच्छ वातावरण दे पाए तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो हम काम करते करते खत्म हो जाएंगे। बस, जय हो आपकी। जनरल विनोद भट्ट में प्लीज स्टार्ट। मंच पर उपस्थित सारे महानुभावों को मेरी नमस्कार। मैं जनरल विनोद भट्ट हूँ,
मूल निवासी जोलीकोट का हूँ। जोलीकोट गांव जो नैनीताल और काठगोदाम के बीच में है, और अभी मैं पंजाब में पंचकुला में सेटल हो गया हूँ। तो ये जो लोमी सर हैं ये मेरे सीनियर हैं, मेरी ही यूनिट से। तो इनके देख रखाव में एनडीए से यूनिट में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो जो गोपाल जी हैं वो मेरे माउंटेनियरिंग वगैरह के गुरु हैं, बिकॉज 1980 में जब मैं पहली बार इन लोगों के साथ नंदा देवी गया था तो इन्हीं से सीखा था। अब बुढ़ापे में हम लोग नाम भूल जाते हैं। तो जो डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल एस.ए. क्रूज। वो स्वर्गीय हो चुके हैं बट बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे अपने जमाने में, और इंडिया के गोलकीपर थे हॉकी टीम के, और बाद में हॉकी टीम के कोच भी थे। और उनको सिलेक्ट किया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर को ट्रेन करने के लिए, और वो जर्मनी से करके आए थे। तो नंदा देवी के दौरान मैं उनके टेंट में, हम दोनों साथ रहते थे, तो उनसे मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि एम यह है कि जिंदगी में दूसरों से सीखो तो ठीक ही रहता है। उन्होंने मेरे को जो ये पल्स रेट इत्यादि सब कुछ बता रहे थे, काफी डिटेल में बताया, और फिर मैंने वो रोइंग टीम में अप्लाई किया, इंडियन रोइंग टीम में, और वो तब तक आ गए स्पोर्ट्स मेडिसिन के मेन डॉक्टर। तो वहीं मैं उनसे सेलेक्ट करवाता था बंदे, मैं पूरे 30-40 बंदे ट्रेन करता था, उनकी टेस्टिंग उनके थ्रू कराता था, और फिर हमारी टीम इंडिया में 5 बार गोल्ड मेडल जीती, फिर एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो मेरे को हमेशा काफी लोगों का सहयोग मिला है। और जब मैं सर्विस में ही था पहले, तो जब ये हेम लोमी सर और गोपाल सर प्लान कर रहे थे कि कुछ करते हैं, ये भी नाइजीरिया से आ गए थे, वो भी रिटायर बैठे थे, पैरों में बहुत खुजली थी इन लोगों के कि कुछ तो करना चाहिए, अभी बहुत उम्र बची है। और ये 11 साल का मुद्दा भी इसीलिए लिया गया कि हम 80 तक तो काम कर सकते हैं। तो अभी हम सब ये तो पहुंच गए अपने माइलस्टोन पे। शर्मा जी ये तो अभी और 5 साल और करेंगे काम हमारे साथ, बट हमने सोचा हमारी यूजफुल टाइम 81 तक ही होगा, इसलिए हमने 11 साल रखा था। जब इन्होंने ये पहला प्रोग्राम बनाया तो क्योंकि मैं इनका काफी करीबी हूँ, उन्होंने मेरे को भी बताया था कि आप जुड़ जाइए, बट उस समय अनफॉर्चुनेटली 2018 में मेरी ये जो आइस की ट्रकोमा है ये इसका गिर गया था, तो मैं इसको अटेंड नहीं कर पाया। करीबन 1 साल बाद फिर मैंने जब इन्होंने बोला ज्वाइन करो तो कर लीजिए। तो ये तो पीछे की कहानी है। बट ये जो अतुल्य गंगा हमारा प्रोग्राम है, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। सर ने तो आपको 2-3 ही पिलर बताए, एक्चुअली इसके 6 पिलर हैं, और हम पिछले 6 साल से इस पर काफी काम कर रहे हैं, और इसको हमने बढ़ा करके यमुना में भी कर दिया 3 बार, बिकॉज यमुना में ज्यादा रिक्वायरमेंट है पोल्यूशन मैपिंग वगैरह की, बिकॉज यमुना की गत रेली खराब है, वहाँ का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल 1 से कम है, ना वहाँ पंछी रहते हैं, ना वहाँ फिश रहती है, और ना कोई वीड्स होती हैं, जो दिल्ली का 22 किलोमीटर का एरिया है एनसीआर। तो हमने जो है, जब ये तो माउंटेनियर और पदयात्री हैं, इन्होंने बोला कि भाई हम तो मंडवाल करेंगे, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कई काम और भी हो सकते हैं। तो हमने 6 काम और शुरू कर दिए। एक तो ये एडवेंचर हो गया, कभी साइक्लोथॉन, कभी पैदल मार्ग, कभी कुछ, अभी हमने बोटिंग से भी सोचा था। फिर हमने कहा पॉल्यूशन मैपिंग कर देंगे, तो हमने हर एक में एक आदमी को हेड बना दिया। फिर उसके बाद आर्बोरिकल्चर आ गया, यानी प्लांटेशन, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। फिर उसके बाद आ गया कि अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत कर रही है, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं होती है। इसलिए एक मास आंदोलन चलाया जाए जिससे जनता साथ हो, और फिर हमारे अपने अपने एरिया के ठेकेदार हो जाएं जो कि गंगा को वहां गंदा नहीं होने देंगे। वो हमारा विचार था, और अवेयरनेस कैंपेन हमने करनी थी। और उसके बाद हमने एक और सोचा था कि प्लास्टिक्स के ऊपर काम करेंगे, जिसमें अमोद जी ने अभी बहुत काम किया आगे। और फिर हमने IIT के साथ मिलकर के एक माइक्रो प्लास्टिक का भी अभियान चलाया है। तो माइक्रो प्लास्टिक में तो अभी तक IS कोड भी नहीं बने हैं, तो हमने उसके भी 2 स्टडी किए हैं, बट उसका जो टेस्टिंग का है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब मैं जाता था किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने 2 MTech की हुई है या कहीं एनवायरमेंटलिस्ट के पास,
तो मैं उनको बोलता था आप रिवर का पोल्यूशन कैसे चेक करते हैं? उनको वो बोलते थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनवायरमेंट के या किसी के होते थे, वो बोलते थे जनरल साहब हमें तो जितना पैसा मिलता है 20-25 लाख या मैक्सिमम जितना भी गवर्नमेंट ने दे दिया, हम अपने 2 बच्चों को जो रिसर्च वाले हैं भेज देते हैं 3 दिन के लिए और 3-4 सैंपल वो ले आते हैं और उसके बाद हम उसको टेस्ट करके एक रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला हम तो 190 दिन चलने वाले हैं, तो रोज टेस्ट कर सकते हैं गंगा नदी का, और रोज 3 टेस्ट भी किए हमने, खाली ब्रेक के दिन एक दिन हम नहीं करते थे। तो पहले साल हमने 224 टेस्ट किए और उसमें 17 पैरामीटर हमने चेक किए और उन 17 पैरामीटर के ऊपर फिर किसी साइंटिस्ट ने मेरे को बताया कि भैया ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो है निकालो, जैसे AQI होता है वैसे ही वाटर क्वालिटी होना चाहिए, जो डिफिकल्ट था एक्चुअली करना। तो इसलिए उसके लिए मैंने IIT रोपड़ से मदद ली और पिछले 5-6 जो मॉडल थे वाटर क्वालिटी कैलकुलेशन के इंडिया और अब्रॉड में, उनको स्टडी किया और फिर हमने अपना एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जो आज तक का सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें हमने डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे पैरामीटर भी डाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं डाले थे। और वो करने में हमको टाइम लगा, 6 महीने लगे पूरी स्टडी टेस्टिंग वगैरह करने के बाद। उसके बाद हमने पहला उसका पेपर निकाला और इंडिया और ये एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पेपर उसको हमने पब्लिश किया और आज वो एक अच्छा पेपर बन गया है जिसको काफी लोग रेफरेंस करते हैं। उसमें हमने ये पाया कि हमने जो 224 टेस्ट किए हैं उसमें खाली 10 जगह ऐसी थी जो हेवीली पोल्यूटेड थी और 30 जगह ऐसी थी, 31 जगह एक्चुअली 31 जो कि पुअर थी। बाकी सब जगह गंगा साफ थी, यानी कि फिर गुड और एक्सीलेंट में थी, यानी कि 80% गंगा साफ है। इट्स ओनली इन दीज पॉकेट्स दैट इट इज डर्टी। उसके नीचे भी साफ और एक्सीलेंट में है। तो मुद्दा ये है कि इट इज अ लोकल डिसीजन। जब हमारी ये रिपोर्ट आई तो हमने ये अपनी मिनिस्ट्री को दी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वगैरह को। तो साथ ही किसी ने हमको बोला आप ये NGT को भी दे दो, तो हमने NGT को बोला तो उन्होंने हमें बुला लिया। उस समय जो उनके चेयरमैन थे गोयल या कोई थे डॉक्टर साहब, उन्होंने एक टेक्निकल असिस्टेंट बैठा रखा था अपने साथ जब हमारे साथ बात। तो फोन पे मेरे से बोलते हैं किसको बुलाना है, पहले किसको आपने सॉर्ट आउट करना है, CPCB को करना है या किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट को, किसको बुलाएं? मैं कहा नहीं ये कंप्लेंट नहीं है, हम तो खाली बता रहे हैं, हम तो आपको एक आईना दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी ऑडिट की ऐसा हालत है और हमारा इसमें कोई बायस नहीं है, ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना रिलीजियसली मोटिवेटेड है। हम टोटल एक्स सर्विसमैन सोल्जर हैं जो हिंदुस्तान के भक्त हैं, नेशनलिज्म वाले हैं, तो हमको तो किसी से कोई पंगा नहीं है। तो फिर उन्होंने आ जाओ बोलो, तो हम पूरी रिपोर्टें वगैरह लिखे गए। तो जैसे ही रिपोर्ट देखी वो घबरा गए, वो बोला जी रिपोर्ट इस साइड को रख दो, हमारे पास ऐसी बहुत रिपोर्ट आती है, हम परेशान हो चुके हैं। तो मैंने कहा फिर क्या चाहेंगे आप? बोलते इसका चेस्ट, मैंने कहा वो हमने लिख रखा है, हम तो फौजी हैं, हम खाली रिसर्च पेपर लिख करके छोड़ नहीं देते हैं, हम उसके बाद हमारी क्या फाइंडिंग थी, क्या उसके सोल्यूशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो भी देते हैं। तो हमने उनको करीब 20 फाइंडिंग लिखी हुई थी और 10-12 हमने रिकमेंडेशन दी थी, तो वो बताते। तो अचानक उन्होंने हमको बोला कि तकरीबन 100 करोड़ 24/7 बाय 24/7 मॉनिटरिंग स्टेशन का गंगा के ऊपर CPCB को सैंक्शन हुआ है। तो मैंने कहा बेस्ट है सर, एक ईमेल डाल दो उनको कि पहले 10 में यहाँ एक तरफ से शुरू ना करें, पहले सबसे हेवीली पोल्यूटेड में कर दें ताकि वहां से आपको फीडबैक मिलते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पहले 2 साल जो ये जो मिनिस्ट्री थी शेखावत साहब की, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, बट उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना भी अब बंद कर दिया है। लगा होगा उनका कि ये तो यार सच सच लिख देते हैं, कुछ है ये हमारे को सूट नहीं करता में भी, तो वो हमारा बंद हो गया। प्लस हमने यही नहीं किया, हम जब जा रहे थे तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को हमने बताया कि भैया हम इतने दिन चल रहे हैं, जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनको हम टैग करेंगे और उनकी डिटेल आपको देंगे। वो भी हमने पहले साल में उनको एक रिपोर्ट दी और उन्होंने हमको
उसके लिए फिर 40 लाख रुपए दिए, जिससे हमने पहले साल का बहुत खर्च आया था, करीब 1 करोड़ 30 लाख आया था। तो 40 उन्होंने दिया और 20 हमको जल शक्ति मिनिस्ट्री ने दिया, 60 बाकी तो सब हमने फंड रेज किए दोस्तों से, यार रिश्तेदारों से ऐसे। बट दूसरे साल वो सब बंद हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमको बोला कि अब आप गंगा की एक हेरिटेज वॉक वाला करो, तो हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे एंड इट विल बी सेल्फ सस्टेनिंग। हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमारा तुल्य गंगा सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। और हम एक दूसरा यंग जनरेशन अपने नीचे छोड़ बनाना चाहते हैं अगले 5 साल में, जो आगे आए और हमारे से हमारा वो ले लें दायित्व और आगे करें। तो क्रक्स ये है। फिर हमने अगली बार से, सिंस पैसे नहीं होते थे, फिर बजट काफी कम होता चला गया हमारा, तो अगले साल जब हमने किया तो हमने 50 जगह की पोल्यूशन टेस्टिंग। 10 ये जो हेवीली पोल्यूटेड थे, 31 जो पुअर थे, और उसके बाद 2-4 और जो इंटरेस्टिंग थे, जैसे कानपुर में 1-2 जगह एक्स्ट्रा कर लिया, प्रयागराज में कर लिया 2 एक्स्ट्रा, ताकि ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। तो हमने ये पाया कि अगले साल वो जो 10 हेवीली पोल्यूटेड थे वो खत्म हो गए, और जो पुअर थे वो भी कम आ गए, क्योंकि 10 उसमें मिल गए, तो एक्चुअली 41 से वो 35 तक आ गए। फिर तीसरी बार हमने फिर किया, वो और भी कम हो गया। इसका मतलब जो गवर्नमेंट ने एसटीपीज लगाए हैं और जो भी काम नमामि गंगे ने किया हुआ है, वो रियली ग्राउंड पे अच्छा है। ये हमने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। लेकिन ये तभी 100% सक्सेसफुल हो सकता है जब जमीन पर हर गांव में हर एसटीपी का ऑपरेटर रात को अचानक खोल के पूरा बलवाना नदी में डाले। वो उसके ऊपर होनी चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए कि यार ये मेरा कंट्रीब्यूशन है कि गंदा नहीं होने दूंगा गंगा। तो बट कुछ लोग डेड बॉडीज फेंक देते हैं, कुछ लोग जानवरों को छोड़ देते हैं। जैसे हमारे कल्चर में है, घर साफ करो, कूड़ा रोड पे डाल दो, वही वहां भी है। तो यही मानसिक आवृत्ति के कारण गंगा साफ नहीं। बल्कि मैंने तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बताया है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वो जो यूरोपियन और इंग्लैंड की नदियां थी वो काली हो गई थी, एकदम काली। थेम्स हो गया है, जो भी थी, बट उनमें भी 50 साल तब लगे थे और लोग खड़े हो गए थे कि हमको साफ चाहिए। इसलिए आज वो अविरल है, आज वो बिल्कुल क्लीन है, सब कुछ। वही हम भी कर सकते हैं। और हमारा मेन मुद्दा जो है अतुल्य गंगा का, कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना रिवर संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए कि जिसको सब फॉलो कर सके। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है गंगा और यमुना में जो हमने किया है, और सारे देश में इसको लोग फॉलो करने लगे, फिर वर्ल्ड में भी, तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे ज्यादा जरूरी इसमें जो है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागृति। और उसमें लगते हैं पैसे, बिकॉज लोगों को आपने अगर बुलाना भी है, लेक्चर भी देना है किसी हेवीली पोल्यूटेड एरिया में, तो चाय समोसा तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आएंगे नहीं, ठीक है नहीं। तो ये जो है, जब तक हम सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होंगे, हमने 4-5 डाल रखे हैं इधर उधर केस, पर कोई सैंक्शन नहीं होते। 7 स्टेज में CSR सैंक्शन होता है, वहां पहुंचते पहुंचते तक मतलब मार्च का महीना भी निकल जाता है। तो इसलिए, और हम जो ये 6ठा साल हमारा चल रहा है, कब तक लोग हमको भिक्षा देंगे? तो हमने अभी भिक्षा मांगना बंद कर दिया है। हमने कहा अभी कहीं कोई से कुछ CSR मिलेगा तो कर देंगे, बट हमारे विचार बड़े अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वृक्षारोपण पे है, तो हमने ये गंगा नदी के ऊपर 55 जो है डिस्ट्रिक्ट, तो हमने जैसे हापुड़ में एक बनाया है उद्यान। हम चाहते हैं कि रिटायर्ड सैनिकों को ही जोड़ करके हर डिस्ट्रिक्ट में एक हम 3 एकड़ का या 1 एकड़ का उद्यान बना दें नदी के किनारे। उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो और 3 साल तक देखें। दूसरा, हमने बड़े जो हमारा एक्सपीरियंस था आर्मी में, क्योंकि हम बचपन से ही पेड़ लगाते आए हैं आर्मी में, तो आपने देखा होगा कहीं भी जाओ तो आर्मी का एरिया ग्रीन, हरा भरा, फ्रेश एयर। तो हमने बहुत मेहनत की है कैप्टन से आज तक। तो जब हमारे किसी महानुभाव ने गुजरात में बोला था कि 1000 बीज हम सीड डाल देते हैं गंगा नदी में, का कुछ नहीं होगा, सब बह जाएगा, तो हमने
प्लांटेशन में भी 4.5 फीट ऊंचे प्लांट लगाए हैं। सारे प्लांट एंडेमिक वैरायटी के हैं जो कि लोकल है, जो अच्छे होते हैं, नीम, बरगद, पीपल, इमली, इस टाइप के हैं जिनको कि हमें शास्त्रों के टाइम से बोला गया है कि ऑक्सीजन देते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और जमीन खराब नहीं करते। नहीं तो यूकेलिप्टस जैसे पंजाब में और जगह डाला हुआ है हवाई जहाज से, सारा सुखा दिया उन्होंने पानी। तो प्रोग्राम अच्छा है, हमें सपोर्ट चाहिए। वैसे काफी प्रोग्राम हमारे दूरदर्शन में भी आए, लखनऊ में भी आए, इन सब ने ऐसे ही बात की है उधर, बट समहाउ ये चलता नहीं है कि कोई मुद्दा ये न हो तो जनता उसके साथ हो जाए। हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ जरूर 1000-2000 लोग आज आगे होंगे हैं, बट हमारे ये 6 साल के उसमें हमारे पास 75 ज्यादा डेडिकेटेड लोग नहीं है। और पहले साल जब हम जा रहे थे तो काफी भीड़ हो जाती थी, नया था। और अब तो हमने अलग अलग कर लिया है, बिकॉज जो एडवेंचर है और पोल्यूशन साथ साथ नहीं हो सकता है, तो हमने पूरे हर दिन किया था। अब हम पोल्यूशन को अलग करते हैं, वृक्षारोपण को अलग करते हैं, एडवेंचर वाले को अलग करते हैं, प्लास्टिक का अलग करते हैं। और प्लास्टिक में भी आमोद साहब सोच रहे हैं कि हम एक ऐसी स्कीम उत्तराखंड से करें कि 4 धाम का रास्ता पहले साफ हो जाए, उसके बारे में वो बताएंगे। और हम कुछ ऐसे उपकरण लगाए रिसाइकल हो सके प्लास्टिक निकले या उसको से। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए समाप्त करता हूँ। कहने को तो बहुत है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडर आमोद, अपना अनम्यूट करके आप शुरू कर दीजिए। कमांडर आमोद, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर दीजिए इसको। माइक ऑन कीजिए अपना माइक। कमांडर आमोद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अपना आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। Both unmute your mic, then we can hear. गोपाल जी, आप भी म्यूट हो जाइए। गोपाल शर्मा जी। आमोद सर, आप क्या हम लोगों को सुन रहे हैं? किसी को आपका नंबर आ गया है, आपने, हाँ बोलिए, फिर आप बोलिए और म्यूट कर दीजिए अपना माइक। बॉटम में माइक दिखेगा, उसमें उसको क्लिक कीजिए बॉटम में। Somebody has to help him at home, I think. Okay, done now. सबको मेरा नमस्कार। शायद सिग्नल यहाँ पर ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी फोटो नहीं वीडियो नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। सबका धन्यवाद। और ये टेक्निकल गिच की वजह से क्षमा चाहता हूँ। आप मोहन चंद जी और आपकी पूरी टीम का अतुल्य गंगा के द्वारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सबको इस पर्यावरण दिवस की संगोष्ठी में शामिल किया। क्योंकि अब हमारा अतीत मेरे सहभागियों द्वारा ऑलरेडी बता दिया गया है, मैं सीधा उस विषय पे आता हूं जो हम आज हैं और आगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। तो आज की तारीख में हम जो सोचते हैं वो ये है कि अतुल्य गंगा ट्रिपल एज पे काम कर रहा है। पहला ए जो है अवेयरनेस, दूसरा एक्शन और तीसरा एडवोकेसी। ये 3 भाग हैं जिसपे हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी फॉर्म करी है। अतीत में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। पिछले साल हमने हर्षिल से गंगोत्री तक एक
प्लास्टिक के लिए अभियान बनाया गंगोत्री तक, ताकि लोगों के अंदर ये चेतना जागृत हो कि गंगा में प्लास्टिक डालने से क्या होता है। और उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आज हर्षिल गांव के जो वहां पर कार्यकर्ता हैं वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और आज वहां पर कई नए परिवर्तन आए हैं इस क्षेत्र में। दूसरी बात, वहां पर जो मंदिर समिति थी गंगोत्री की, एक आप सब उत्तराखंड के, आपको पता है गंगोत्री में लोग जाते हैं, साड़ियां गंगा जी में डाल देते हैं। एक प्रथा जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एक छोटी सी सोच थी कि क्या हम स्वयं में नहीं सोच सकते, हमें संज्ञान है, उस इशू का संज्ञान था लेकिन हम उसे कर नहीं पाए। तो हमने मंदिर समिति को सूचित करा और उन्होंने एक हुंडी बनाई है जिसमें लोग आप साड़ियां डालते हैं, गंगा में कम डालते हैं। तो ये एक अवेयरनेस जो हमने कैंपेन करा था, उसका एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल शर्मा जी ने बताया कि हमारी जो पॉलिसी है वो गंगा पे काम करने की और बाकी नदियों पे वो रिवर बेसिन पॉलिसी है। 40% भारत की जनता वहां पर रहती है और इस गंगा बेसिन में लगभग 20 लाख मिलिट्री वेटरन्स रहते हैं। तो हमारी सोच है कि हम भविष्य में एक 20 लाख एनवायरमेंटल योद्धाओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे, जो कि हर गांव, हर क्षेत्र में जो जल स्रोत हैं, जो नदियों में जल स्रोत मिलते हैं, उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो ये हमारा एक पार्ट ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजी है। अब जो समस्या है गंगा की या हमारे भारत की नदियों की, क्या कोई ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं? सबको पता है, साइंटिस्ट को पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पता है और जनता को भी पता है, तीनों भाग को पता है। लेकिन हम रह रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और डेमोक्रेसी में बदलाव तब जब आते हैं जब समाज की वांट नीड में कन्वर्ट होती है। हम सब अभी ये वांट में बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ ये करना चाहिए, ये पर्यावरण पे हम 50 बातें कर रहे हैं, 50 गोष्ठियां हो रही हैं, अखबारों में लिखा जा रहा है, लेकिन ये आज भी वांट के तहत काम हो रहा है। ये जब तक हम इसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम नीड में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, ये तब तक कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं होंगे। सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए लेकिन बहुत कुछ उसका परिणाम नहीं मिला, जबकि सबके सरकार के पास रिसोर्सेज भी हैं, माइट भी है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आप सब उत्तराखंड के हैं। अब मैं एक सीईओ के नाते उसको उस नजरिए से देखता हूं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट गंगा एक्शन कमेटी है, शायद आपको पता होगा, और वहां पर हर महीने में उसकी एक मीटिंग होती है कि उस क्षेत्र में गंगा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें क्या इश्यूज हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई। उसकी कोई ना तो कोई रिपोर्टिंग करता, ना ही वो जनमानस के ध्यान में लाई जाती, ना ही कोई प्रेस से वहां पर लेख लिखता, उस पर अखबारों में लिखता या प्रिंट मीडिया में लिखता। तो जब तक इस तरह की जन चेतना जागृत नहीं होगी कि मेरे जिले में अगर जो गंगा एक्शन कमेटी है, जो मेरे जिले के गंगा से संबंधित मुद्दे हैं, वो क्या मेरे संज्ञान में लाए जा रहे हैं। एक अतुल्य गंगा, हजारों अतुल्य गंगा शायद इसको नहीं कर पाएंगे जब तक वहां के लोकल रेजिडेंट जो हैं इस मुद्दे को हर दिन अपने जन प्रतिनिधियों से इसको वोट का मुद्दा नहीं बनाएंगे। इसमें और कोई इससे ज्यादा कुछ और कर नहीं सकता। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलता हूं, कई मिनिस्टर्स लोगों से भी मिलता हूं, बात सब करते हैं। हम भारतीय जो हैं एक डबल स्पीक लोग हैं, बात करेंगे गंगा जी सब करेंगे, यहाँ तक अगर जो किसी की भावना को ठेस ना लगे कि जो रिलीजियस इकोसिस्टम भी हमारे प्रदेश में है और जगह भी है, उन्होंने भी गंगा पे कुछ काम, जबकि उनकी रोजी रोटी वहां से चलती रही है, लेकिन वहां पर जो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। मेरे जैसा आदमी जब मैंने कई जगह बोला भी तो उसका काफी विरोध हुआ और
मुझे समझाया कि भाई आप इतना ज्यादा मत बोलो। तो खैर, हैविंग सेड दिस, हम अतुल्य गंगा की अब बात करते हैं। ये तो इसका एक बैकग्राउंड मैंने बताया कि अवेयरनेस कहां से आएगी, बच्चे के अंदर आएगी जब उसकी वांट्स एंड नीड स्कूल में होगी, उसकी स्कूल एजुकेशन में होगी, उसकी फैमिली एजुकेशन में होगी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब ये सोचेंगे कि मैं किस तरह की पैकेजिंग करता हूं ताकि हमारी नदियां ना खराब हो। उसके अंदर जब तक ये सब नहीं आएगा उसकी कॉन्शियसनेस में, तो ये कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो सकता। एक पब्लिक बार जो है हमारा, इसकी जो रेस करने की जरूरत है कि खाली पर्यावरण पे हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये देश जो है, जो आज का जो 65% युवा है, वो एक पर्सपेक्टिव ड्रिवन लाइफ जीता है। जो उसको प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या डिजिटल मीडिया में दिखता है वही वो सोचता है, उसी तरफ वो ध्यान देता है और उसी को वो मुद्दा बनाता है। तो ये जो पर्यावरण का इशू है, ये हमारी जो डिजिटल लाइफ है उसका कम से कम 25 से 30% हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हमारे नए समाज की जो संवेदना है और अवेयरनेस है उसका बार रेज हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां देखा मैंने कि वहां पर कैसे लोग पर्यावरण के प्रति सचेत है और भी विकसित इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सचेत है। अभी हमें वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं? आज की जो गोष्ठी है, मैं मोहन चंद्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो भी इसका ब्रीफ बनाते हैं, अगर जो आप चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे पोस्ट करें इस बात को कि क्या अगर जो सिर्फ हम उत्तराखंड की ही बात करें, क्या ये मुश्किल काम है कि हम ओवर टूरिज्म को स्टॉप करें? आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, हम लोग हर चीफ मिनिस्टर, हर मिनिस्टर इस बात से खुश हो रहा है कि 4 धाम में 30 लाख आते थे, या 35 आ गए, 40 आ गए, 50 लाख आ गए, एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं। ये कोई शाबाशी की बात नहीं है। जब 50 लाख लोग गाड़ियों से 4 धाम यात्रा मार्ग पे जाते हैं, जो टायर सड़कों पे घिसता है, उसके सारे टायर के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो सारे गंगा में जा रहे हैं। जब इतने 50 लाख लोगों का लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है, जो कि हर चीज पैकेजिंग में जाती है, वो सब गंगा में जा रही है। मैंने हेम सर, विनोद सर, गोपाल जी, हम सब ने फिजिकली वहां जाकर देखा है। वहां पर सब लोग गंगा में इसको कर देते हैं, गंगा में बहा देते हैं सब कुछ। तो ये लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि आपकी एक संस्था है, काफी पुरानी संस्था है, तो आपके माध्यम से भी ये सरकार के पास ये विषय जाना चाहिए कि अतुल्य गंगा जैसी एक संस्था है जो इतने समय से इस पे काम कर रही है। इन मुद्दों को जो उत्तराखंड की सरकार है उस पे इस बात का प्रभाव पड़ना चाहिए। हमें ओवर टूरिज्म से बचना चाहिए। अब हमारे जो अगले मिशन हैं उसमें एक हमारा जो है शहीद स्मृति गंगा उत्पन्न है। अभी हेम सर ने बताया था कि गंगा का जो फ्लड ब्लैंक है उसमें ग्रीन कवर बहुत पुअर है, तो उसको बढ़ाने के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहां के मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु हम एक ऐसा कम्युनिटी बेस्ड ओपन क्रिएट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट है, 52 हम पार्क इस तरह के स्टैब्लिश करना चाहते हैं जहाँ की वहाँ की लोकल कम्युनिटी मिले और उन उद्यानों को आगे तक बढ़ाए। हर ब्लॉक में जो कि गंगा के तट पर है वो ये पूरा ये बढ़ता जाए, ये हमारा एक अभियान है। दूसरा, हमारी सोच ये है उत्तराखंड के परिवेश में कि जो ये 4 धाम यात्रा है, जो कि हमारी इकोनॉमी और हमारी पहचान का सबसे बड़ा अंग बन चुका है, हमारी सरकार की कार्रवाई का भी सबसे बड़ा केंद्र यही बन चुका 4 धाम यात्रा। तो इसमें एक संशोधन, एक सुझाव हम उत्तराखंड सरकार को दिया हमने। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करी है इस विषय में। हमने ये कहा कि साहब, बाहर के कुछ देश हैं
जिन्होंने इन यात्राओं को, इस तरह की यात्राओं को एक वर्ल्ड हेरिटेज यात्राओं में कन्वर्ट करा। यूरोप में है इस तरह के, एक सेंट केमिनो करके एक यात्रा चलती है स्पेन फ्रांस की तरफ से, उसके कई एंड्स हैं। इसी तरह जापान में कई यात्राएं हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने सुविधाएं और उसको एक प्रोफेशनल ढंग से उन पैदल मार्ग डेवलप करके वहां पर उन्होंने वो ये हेरिटेज वॉक शुरू करी है। तो हमारा सुझाव जो है सरकार को ये है कि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, हम उसी हेरिटेज को रिवाइव करें और पूरे चारधाम मार्ग पर पैदल यात्रा का एक ऐसा मार्ग निर्मित करवाएं जिसमें सब तरह की मेन नोड्स हो और जहां पर सारी सुविधाएं हो, मेडिकल सुविधाएं हो, खाने पीने की, रहने की सुविधाएं हो, और अधिकांश लोग जो चारधाम यात्रा मार्ग पर आते हैं वो एक खाली सिर्फ एक ट्रैवल, एक ये पर्यटन की दृष्टि से ना आए, उनके अंदर एक एडवेंचर का भाव और श्रद्धा का भाव भी जागृत हो, तभी इन धामों की पवित्रता स्थापित रह सकती है। वरना आज की तारीख में वो एक सिर्फ पर्यटन का केंद्र बन चुका है। तो ये हमारा एक मेजर अभियान है जो कि हम उत्तराखंड सरकार से बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि जब ज्यादा लोग इस विषय पे बात करेंगे अपने अपने द्वारा, अपने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो हो सकता है कि सरकारों के कान खुले और इन पे विचार शुरू हो। तीसरा, हमारी जो सोच है आज के समय में वो ये है कि अक्सर जब मैं कल कहीं पर्यावरण की बात कर रहा था किसी विषय में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में ये था, ऐसा था, हमें वैसे कर देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम इंसान बैलगाड़ियों पे नहीं आ सकते, हम साइकिलों पे नहीं, जब समाज आगे चल चुका होता वो पीछे की तरफ नहीं जा सकता। तो फोकस किस चीज पे करना चाहिए? जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनको आगे का भविष्य सोच कर करना है, और वो भविष्य क्या है कि हमारी समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस पर है। खाली सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, जो हमारी नीड्स है। और दुर्भाग्यवश मैं आपको बताऊं, मैंने इस विषय में थोड़ा घूमा हूं, मैं बैंगलोर गया, पुणे गया और कई जगह मैंने बातचीत करी, इन विषयों पर कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का विकास कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी विकास करता है या इंडस्ट्री करती है, उनके पास कोई अश्योर्ड मार्केट होना चाहिए। उन्हें अपना कोई अगर जो इंस्ट्रूमेंट बनाते भी हैं उसे बेचने के लिए जो अर्बन लोकल बॉडीज है, नगर निगम, नगर पालिकाओं में आके बहुत कठिनाई होती है, वो बेच नहीं पाते, इसलिए वो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका मार्केट रेडी नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारी नदियों में जो प्रदूषण को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे चाइना ने करा कि वहां पर अगर जो कोई डिफेंस इंडस्ट्री के कोई स्टार्टअप है तो वो उनको बगैर सोचे फंड देकर आते हैं और उनको कहते हैं 5 साल में आप डेवलप करो, वी आर दी बायर, पहले ही उनको मार्केट अश्योर करते हैं। तो ये एक आवश्यकता है आने के समय। इसी के तहत जैसे जनरल भट्ट साहब ने बताया था कि हमारा पोल्यूशन की तरफ हमारा काफी ध्यान है, और हम ये चाहते हैं कि जैसे आज से 10-15 साल पहले किसी को पता नहीं था AQI क्या होती है, आज दिल्ली के बच्चे को पता हो गया AQI की बातें करते हैं, रोज चेक करते हैं। तो आने वाले समय में हम रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग के तहत एक WQI पैरामीटर विकसित कर पाए, जो कि हर समय 24 घंटे 24/7, अगर जो मैं इस समय हरिद्वार में बैठा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए मोबाइल से अपने कि वहां पर जो रिवर है रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। जब ये जन चेतना में पहुंचेगा तभी ये वोट का मुद्दा बनेगा। जब एक डिस्ट्रिक्ट से, जहां से गंगा गुजर रही, जहां से हमारी नदियां गुजर रही, तो वहां पर जब ये जन चेतना का मुद्दा बनेगा, वोट का मुद्दा बनेगा, सरकारी तंत्र तभी उस पे ध्यान देगा। हम सब जितने भी NGOs हैं
खाली अतुल्य गंगा नहीं है, बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी खुशी होती है उनको देखते हुए, उनका जज्बा। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें थकान आ जाती है, क्योंकि जो मेन सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें बहुत पैसा लगना है और वो सिर्फ सरकारें ही कर सकती हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आज गोष्ठी हुई इसमें जो भी आप लोग को ठीक लगता है कि इसमें से 2 पॉइंट 4 पॉइंट निकालकर हम उत्तराखंड सरकार को कैसे पहुंचा सकते हैं उनके कान, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का पोर्टल है, उसमें आप डाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके यहाँ जब लोकल मीटिंग होती हैं या और कोई गोष्ठियां होती हैं, आप इन मुद्दों को हाईलाइट करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सबका साथ हो और गंगा साफ, यही हमारा उद्देश्य। धन्यवाद बहुत बहुत। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो भी वार्तालाप था हमारे समाप्त है। हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहानी जी। आपके सानिध्य में आज ये बहुत ही सुंदर, रोचक और ज्ञानवर्धक यह गोष्ठी रही और इसमें बहुत सारे बिंदु थे जिनमें हम भी बिल्कुल अनभिज्ञ थे और इस दृष्टिकोण से हमने कभी नहीं देखा था इस अभियान को और आपके इस पावन उद्देश्य को हम समझ पाए और ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। मुझे तो लगता है पूरे देशवासियों को इस पर चिंतन करना चाहिए और जो सामाजिक रूप से जो अपना योगदान दे रहे हैं कहीं पर भी, वो चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले प्रभावशाली लोग हों या जो सामाजिक तौर पर सीधे से जो संस्थाएं जुड़ी हैं, काम कर रही हैं, तो उनको भी इस अतुल्य गंगा के इस महनी कार्य के साथ जुड़ना चाहिए और आम जनता को जागरूकता लाने के लिए इसको विद्यालय स्तर पर भी इसको उसके पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए या उसके जो कम से कम वार्षिक रूप से या षटमासिक रूप से, तिमाही रूप से कोई न कोई ऐसा आयोजन होना चाहिए जो इस अतुल्य गंगा के इस अभियान को लेकर के कुछ जागरूकता के हिसाब से कुछ प्रतियोगिताएं हों, बच्चों के बीच में वाद विवाद हो, भाषण प्रतियोगिता हो, चित्रकला हो। इस तरह से बचपन से ही थोड़ा इस बात पर अगर हम थोड़ा सा जोर देंगे तो आने वाले समय में थोड़ा सा में जागरूकता बढ़ेगी। बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें आपका जो ये कार्य है आदरणीय हेम लोहानी सर, आदरणीय आमोद के चौधरी सर और आदरणीय विनोद कुमार भट्ट जी और आदरणीय गोपाल शर्मा जी का बहुत इसमें बहुत ही मायने उद्देश्य को लेकर के आप सब लोग चल रहे हैं और आपका मार्गदर्शन पूरे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें विभिन्न मंचों तक ये बात जानी चाहिए और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इस प्रकार से आपने अभी अपने विचार में दिया कि पैदल यात्रा की व्यवस्था 4 धाम यात्रा में की जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये जितना एक तो ये नियंत्रित हो और दूसरा पैदल यात्रा हो। पैदल यात्रा होने में यहाँ के लोकल रोज़गार भी इससे सृजित होंगे, यहाँ के जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा, यहाँ के घोड़े वालों को, खच्चर वालों को, डोली वालों को और कई प्रकार के जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, ये सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो क्षेत्रीय जो कौशल है इस कौशल का विकास भी होगा, लोग अपने श्रम की ओर इसमें जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा उद्देश्य है, ये सरकार को मानना चाहिए और इसमें आपने टेक्नोलॉजी के विकास की बात की और समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों का और अन्य जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी इसमें आपने कुछ प्रयोग करने चाहिए। और बाकी गंगा जी की जो निगरानी आपने सैटेलाइट से करने की बात की और ये लोगों से उनके हाथ में मोबाइल से ही इसके पूरे निष्कर्ष को पहुंचना में जिसमें जन जागरूकता बढ़े, लोग सोचें कि ये वास्तविक रूप से इस पर ही सोचा जाना चाहिए। इस बार आपने बात की और सीएम पोर्टल पर
अपने अपने स्तर से इसको रिपोर्ट करने की बात आम पब्लिक की ओर से की जानी चाहिए। इस पर आदरणीय हमारे चौधरी साहब का जो व्याख्यान था बहुत ही महत्वपूर्ण था। और हालांकि समय बहुत कम है, हम 7 बजे से 8 बजे तक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। मैं सीधे इस आज के कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आदरणीय चंद्रशेखर लोहानी जी को देना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद के बगैर ये कार्यक्रम हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो मैं उनका चरण वंदन करता हूँ, नमन और धन्यवाद करते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ अपना आशीर्वाद देने के लिए। आदरणीय चंद्रशेखर लोहानी जी। और धन्यवाद सभी विद्वानों को और सभी हमारे फौजियों को नमस्कार प्रणाम। ये मैं हेम के माध्यम से गोपाल शर्मा जी के रूप बहुत सुना हूँ और जनरल साहब के भट्ट जी के लिए भी बारे में बहुत सुना है, अमोल जी के बारे में बहुत सुना है। आज मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ अपने सामने, ये बड़े हर्ष का विषय मेरे लिए। जो आप मुहिम शुरू कर रहे हैं, ये पैदल तीर्थ चार धाम यात्रा एक छोटे से रूप में नंदा देवी राज यात्रा के रूप में ये ऑलरेडी ऐसी एक यात्रा चलती है। तो इसी तर्ज पे हम लोग गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि साहब बाकी यात्राएं भी इसी तर्ज में करिए। वो पैदल यात्रा होती है, 14 साल में एक बार होती है नंदा देवी राज यात्रा। तो इसी पैटर्न पे वो कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी गीत लिखा था, मैं 2 लाइन आपको उसको मेरे जो दिल के भाव है स्वागत है वो उसमें है। तो ये मैंने कल भी कहा था और ये आप लोगों को समर्पित है असल में, अतुल्य गंगा को। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, पाप तारिणी मोक्षदायिनी सुधाहारिणी जय गंगे, गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, जीवन का आधार है गंगा, संस्कृति का सम्मान है गंगा, जीवन का आधार है गंगा, संस्कृति का सम्मान है गंगा। कोटि कोटि कंठ गूंजे अंबर में, कोटि कंठ गूंजे अंबर में, प्रतिपल गीत मधुर रे, गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, पाप तारिणी मोक्षदायिनी सुधाहारिणी जय गंगे। ऑल द बेस्ट टू द अतुल्य गंगा टीम। थैंक्स। जय गंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लोहानी जी को बहुत। अगर ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है तो मैं समझता हूँ एक बार हम ये नारा लगा दें कि हम सबका साथ हो तो गंगा साफ हो, बगैर साफ के नहीं हो सकता है। तो हम सब, मैं कहूँगा सबका साथ हो, अब सब मिलके कहेंगे गंगा साफ हो। सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। एक बार और कहेंगे सबका साथ हो, गंगा साफ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगे। मैं आखिर में सिर्फ मोहन जी ये कहना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है www.atulyaganga.com, उस पे आप देखेंगे आपको पता लगेगा। अभी हम ये जो साइक्लोथॉन शुरू करना चाह रहे हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ का, अक्टूबर के महीने में, अगर जो भी हमारा कार्यक्रम होगा मोहन चंद जी, मैं जरूर आपको सूचित करूंगा। और आपको जिससे हमारे उत्तराखंड के लोग जितने हमारे साथ जुड़ेंगे, हम हमेशा उंगलियों की तलाश करते हैं, क्योंकि जितनी उंगलियां ज्यादा होती मुट्ठी उतनी बड़ी होती है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे अच्छी बात। अनेक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। और मेरा जहाँ तक मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अपना पूरा सहयोग करूँगा। आप आदेश जरूर कीजिए, मुझे याद कीजिए। और कल के कार्यक्रम में अगर आप चाहें इसी वार्ता को आगे भी जारी किया जा सकता है, कुछ बात आपकी रह गई हो तो कल के कार्यक्रम में, क्योंकि परसों से फिर मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ा क्षमा चाहूँगा हमारे मित्रों से भी। मैं 10 दिन की यात्रा पर जा रहा हूँ कश्मीर, और इधर आपकी वैष्णो देवी अन्य इस क्षेत्र की ओर जाऊँगा। तो कल का कार्यक्रम हमारा अभी इसमें है, तो इसको जारी रखा जा सकता है अगर आप आज्ञा दें तो। कल के कार्यक्रम में भी पर्यावरण पर संदर्भित कोई बात अगर आप समय दे पाए तो।
करेंगे कि आपके कल कार्यक्रम में 7 बजे हम शामिल होंगे। ठीक हो गया। अनेक धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे Thank you, अन्य एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी इस पोर्टल पर हैं, और हमारे डॉक्टर निर्मल जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, अल्मोड़ा से जुड़े हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी, और दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद्रिष्ट हसमुख जी, वरिष्ठ साहित्यकार है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी जुड़ी हैं, बहुत अभिनंदन। और खिलानंद बिजलवान जी वरिष्ठ साहित्यकार उत्तरकाशी से जुड़े हैं इस पोर्टल पर, और लोग भी कई लोग जुड़े थे बीच में, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी का और उनके अनुज लेफ्टिनेंट कर्नल हेर लोहनी जी और कमांडर आमोद की चौधरी साहब और मेजर जनरल विनोद कुमार भट्ट जी, आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी, सबका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में अपने अमूल्य सुझावों के लिए, और आपके समर्पण, त्याग और सेवा को मैं सलाम करता हूँ। आपके इस पटल पर आपने इस पटल को गौरवान्वित किया, आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। शुभरात्रि शुभरात्रि। अरे चुटकुला तो रह गया, चुटकुला जोशी जी। चुटकुला मैं सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। हसमुख जी को आज मैं सुनाता हूँ, हसमुख जी आज मैं सुनाता हूँ। हमारे जी, जितने भी क्या? जनरल लोग थे इन्होंने बहुत अच्छी बात करी अतुल्य गंगा का। इसके अलावा बाकी अतुल्य काली भी चाहिए हमको, अतुल्य गोरी चाहिए, अतुल्य सरयू चाहिए, अतुल्य कोसी चाहिए। लेकिन हमारी उत्तराखंड की जनता कैसी हो गई है मैं वैसे आपको बताता हूँ एक जोक के माध्यम से। हमारे दिनेश पांडे जी अभी चंपावत गए थे एक स्कूल में पुस्तक विमोचन के लिए, तो इन्होंने बच्चों को पूछा कि हिस्ट्री पढ़ते हो? बच्चों ने बोला हाँ थोड़ा तो पढ़ते ही हैं। तो इन्होंने पूछा कि गांधी जी के लड़के का नाम क्या था? तो बच्चों ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, उनके लड़के का नाम था दिनेशन। द प्रोनाउंसिएशन कैसे देखिए मिस इंटरप्रेट होता है, जैसे हमारा टूरिज्म से मिस इंटरप्रेट हो रहा है। तो ये दिनेश जी बोले यार कैसी बात कर रहे हो, कैसे बेवकूफ आदमी, कौन पढ़ाता तुमको हिस्ट्री? तो बच्चा बोलता है गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, इज द फादर ऑफ द नेशन। तो उनका लड़का नहीं तो और कौन होगा? तो यही हमारे साथ हो रहा है, हमारा टूरिज्म बढ़ के गंगा की जो सफाई नहीं हो रही, ये सारी चीजें हैं, मिसकंसेप्ट हो गया टूरिज्म का। चले धन्यवाद। हसमुख जी से भी निवेदन है, कोई चुटकुला अगर थैंक यू आप भी थोड़ा कुछ कृपा करेंगे। हसमुख जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेम जी, प्रमोद जी, गोपाल जी और विनोद जी, सबको प्रणाम करता हूँ। एक बहुत कुछ हमने आपका जो भगीरथ प्रयास है उसके बारे में जाना, वास्तव में बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक सेवा देश के आप दे रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही अभावग्रस्त रहे, जीविकोपार्जन के चक्कर में दिल्ली में आ गए, और ये जो आप कर रहे हैं आज हम दिल में सोच रहे कि यार काश हमने भी ऐसा किया होता। अब भी प्रेरणा लेते हैं, फिर अपने गमले, घर के बाहर के गमले तो लगा रखे हैं कि सोच रहे बाहर भी हम पेड़ लगाने शुरू करेंगे। हम आपके प्रयास की सराहना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चुटकुला सुन लीजिए, आपको कुमाऊनी भाषा में ही बोलूंगा इसको, लेकिन थोड़ी हिंदी नहीं है। क्या हमारे यहाँ जंतर मंतर से कैनॉट प्लेस में, और जंतर मंतर में एक दिन जो पॉलिटिशियन थी वो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी वाल वो बहुत जोरल लेक्चरबाजी करना थी, तो मैं एक उधर कार्यकर्ता थी, वो गुजरात के लोगों की तारीफ करना थी। गुजरात ये तो सफल राज्य से, वहाँ मोदी, नरेंद्र मोदी वहाँ सन, तुम्हारा अमित शाह वहाँ सन, अडानी अंबानी सब वहाँ सन, और लेके एक नाम ली हूँ। तो एक हमारे पहाड़ से भतरौस खाना एक गोपदा, वो गोपदा को छोड़ा हुआ थे, तो यार क्या अपनी अच्छाइयाँ गिराना ठहराए, अपनी अच्छाई को गिराता है और बातें भी तो गिराता है, सच्ची बात में तो सच्चाई भी तो होनी चाहिए। तो उनको क्या बात होगी, कहता है एक बात बता यार, ये जो आश्रम बापू आश्रम भाई कौन सा भतरौस खान का था? चलिए धन्यवाद हसमुख जी का और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का, और सुंदर समापन के लिए आप लोगों के सुंदर चुटकुलों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
सबको प्रणाम करते हुए पुनः धन्यवाद करते हुए प्रणाम। शिवरात्रि। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।